नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। टफ मार्केट में भी मार्केट काफ़ी टफ है। निफ्टी अब डेज लो के आसपास कारोबार करता हुआ 129 अंकों की ज़्यादा के करीब गिरावट। बैंक निफ्टी देखिए आज ज़्यादा टूटा निफ्टी की कंपैरिजन में, 446 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। बैंक निफ्टी काफ़ी प्रेशर में मार्केट ब्रेथ रखेगा। तस्वीर ब्रेथ की भी देख लीजिए मार्केट में, जिस तरीके से मिड कैप्स और स्मॉल कैप में बिकवाली हावी, तो डिक्लाइंस के फेवर में फिलहाल ब्रेथ 2120 ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी दबाव बना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो टेक्सचर है वो ख़राब होता हुआ, ऐसे में कई सारे सवाल होंगे। लेकिन आप पूछते हैं कि सवाल कैसे पूछें, इसके लिए एक नंबर आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है ये 7045220000 पर। इस नंबर पर अपने सवाल पूछें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीएनबीसी आवाज़ के इंस्टाग्राम हैंडल या एक्स हैंडल, साथ ही श्रेया ठाकुर के एक्स पेज, इंस्टाग्राम पेज पर भी टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। पवन चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? जी मैडम। जी पवन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैडम नीमच से बात कर रहा हूँ, नीमच के रामपुरा से। ठीक है, सवाल सर आपका। मैम सियाराम सेल का 835 पर है, 35 शेयर है, होल्ड करना चाहिए या सेल करें? और नजरिया क्या है आपका? क्या मैम? नजरिया क्या है? लंबी अवधि की नजरिए से पूछ रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म नजरिया है, क्योंकि लॉस तो काफी दिख रहा है आपका। स्टॉप लॉस लगाया था पवन जी आपने? स्टॉप लॉस नहीं लगाया था मैडम, मैं तो डिलीवरी पे ले रखा था। ठीक है, क्या किया जाए मानस जी? सियाराम सिल्क में इनफैक्ट काफ़ी लॉस झेल रहे हैं ये पर्टिकुलर काउंटर में, और आज भी देखिए 1.5% नीचे है। पिछले वीक भी 8% से ज़्यादा टूट गया है, और इस साल में अब तक मतलब क्या ही बात करें, एक महीने में या फिर पिछले साल का भी एक बार रिटर्न देख लेते हैं तो 40% से ज़्यादा की गिरावट। क्या किया जाए यहाँ पर? लॉस काफ़ी हो रहा है इनको। देखिए वीकनेस तो है, पैटर्न भी निगेटिव है। मेरा समझना है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। एक बाउंस बैक मिल सकता है जिसमें शायद 585 या 580 तक के भाव देखने को मिले, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले। फिलहाल के लिए 540 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। के सियाराम सिल्क मिल्स पर ये फिलहाल व्यू हो गया। मार्केट में पेन है और इस पर्टिकुलर काउंटर में भी थोड़ा पेन नजर आ रहा है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश जी पानीपत से। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सवाल सर? सर मेरे पास 594 शेयर हैं अपना चंबल फर्टिलाइजर के। ठीक है। और जो एवरेज है 487 की आ रही है मेरी, कि मैं साल के लिए रुक भी सकता हूँ, और अगर एवरेज को तो मैं थोड़ी एवरेज भी कर सकता हूँ, और नीचे आने के लिए मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, देखिए एक काउंटर तो वीक नजर आ रहा है चार्ट्स पे, हालांकि बेहतर तरीके से मानस जी बताएंगे आपको। सर वीक काउंटर में एवरेजिंग की सलाह है क्या? और पूरा केमिकल पैक अगर आप देखें थोड़ा पेन में नजर आ रहा है, और लॉस हो गया इनको 64 रुपये प्रति शेयर का लॉस, और काउंटर ने कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है। क्या किया जाए? देखिए पिछले मंथ हमने एक छोटा सा बाउंस बैक देखा था स्टॉक में, बट स्टॉक उस बाउंस बैक में भी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस अपने जो मेन ट्रेंड है उसमें आ गया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपने जो लॉन्ग पोजीशन बनाई है उसमें 410 रुपए का आपको स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए, स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए जो कि 450 है, वहां पर आपको एक बार लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा, और खरीदारी आपको अब 485 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। 485 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करने की बात कही गई है चंबल फर्टिलाइजर में। फिलहाल चार्ट्स काफी वीक और 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। आगे और आपके सवाल लेंगे, लेकिन पहले बात होगी रैलिस इंडिया के मैनेजमेंट के साथ। और Q3 में इनके रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू और मार्जिन में बढ़ोतरी रही है, लेकिन प्रॉफिट में, मुनाफे में करीब 82% की गिरावट आई है।
मुनाफा इतना क्यों गिरा? साथ ही ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ ज्ञानेंद्र शुक्ला जी है। ज्ञानेंद्र जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि ये जो प्रॉफिट में हमने 82% का डिप देखा और गिरकर सिर्फ 2 करोड़ रह गया है, ये सबसे बड़ा ड्रैग ऑन आया कैसे? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो प्रॉफिट में जो आपको ड्रॉप दिख रहा है उसके मुख्य कारण न्यू वेज कोड इम्प्लीमेंटेशन के वजह से जो ग्रेचुटी प्रोविजंस किए गए हैं उसके वजह पे से हुआ है। अगर ऑपरेटिंग लेवल पे देखें तो EBITDA जो है हमारा 30% करीब बढ़ा हुआ है, जो करीब 58 करोड़ पहुंच गया 44 करोड़ से। सो ये वन टाइम हिट है जो नए वेज कोड से। ज्ञानेंद्र जी, कोई स्ट्रक्चरल इशू तो नजर नहीं आ रहा आपको? कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है। देखिए, हमारा ओवरऑल रेवेन्यू क्वार्टर का जो है करीब 19% बढ़ा हुआ है और प्रॉफिट में ओवरऑल ग्रोथ है। ठीक है, हाँ। एबिट मार्जिन बढ़ा है सर और ऑपरेशनल सुधार ठीक है, लेकिन नीचे के लाइन में देखें तो ये क्यों नहीं ट्रांसलेट हो पा रहा सर? नीचे की लाइन में मैंने बताया ना, वन टाइम जो वेज कोड प्रोविजन है वो ट्रांसलेट इसलिए नहीं हुआ है। दूसरा, आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और बहुत सारे वेदर रिलेटेड जब चेंजेस आते हैं तो उस समय जरूरी हो जाता है कि इन्वेंट्री को हम लिक्विडेट ज़्यादा करें, हमारा वॉल्यूम फैक्ट्री से निकल के वेयर हाउस से निकल के फार्मर तक पहुंच जाए। कभी कभी हमें प्राइस रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसके वजह से कभी कभी मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट मार्केट शेयर हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि अगर मार्केट शेयर छोड़ दिया तो फिर आपको अगले साल बेचने में दिक्कत आएगी और दूसरा आपको मटेरियल वापस लेना पड़ेगा, जिसके अपने इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, मार्केट शेयर पकड़ के रखना चाहते हैं आप। ज्ञानेंद्र जी, Q3 में कौन सा सेगमेंट ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है? सीड्स, क्रॉप केयर या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? मैं बोलूँगा सभी सेगमेंट ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है। हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस ने भी कंट्रीब्यूट किया है, डोमेस्टिक क्रॉप ने भी कंट्रीब्यूट किया है, सीड ने भी किया है। और सॉइल एंड प्लांट हेल्थ सेगमेंट, जिसकी ग्रोथ Q2 में जब हमारे यहाँ रेगुलेटरी चेंजेस हुए थे उसके वजह से स्लो डाउन हुआ था, उसको भी हमने थोड़ा रिकवर किया है। लेकिन मार्जिन के हिसाब से हमने CSM बिजनेस में ज्यादा रिकवर किया, उसमें वॉल्यूम की बढ़ोतरी उतनी ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि हर डिवीजन ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और सर, आगे की डिमांड का आउटलुक क्या है? 2000 फाइनेंशियल ईयर 27 में क्या हालात सुधरेंगे यहाँ से, और Q4 में डिमांड कैसी रह सकती है राबी सीजन की? देखिए, रबी सीजन तो अब बिल्कुल टेल एंड पे है और खरीफ सीजन की जो बिक्री का कार्यक्रम है वो मार्च के महीने से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कॉटन सीड शुरू होता है नॉर्थ इंडिया में। अभी तो उसके प्रोस्पेक्ट्स ठीक लग रहे हैं, लेकिन आप दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अपने यहाँ किसान जो कौन सी फसल लगाएगा, क्या लगाएगा, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस समय उसको आउटपुट प्राइस पे किस पे ज्यादा उम्मीद है कि किस में ज्यादा वो पैसा कमा सकता है, और कुछ चीजें रेन पे भी निर्भर करती हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि औसतन जो है किसी भी क्रॉप के एरिया में 4-5% से ज्यादा फर्क नहीं आता है। और तो जब भी हम कभी भी प्लानिंग करते हैं बिजनेस की, रेनफॉल तो हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर नीचे चलते रहते हैं। हम नॉर्मल सीजन मान के बिजनेस की प्लानिंग करते हैं और फिर जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन हमारा ध्यान ये है कि हम किसानों तक पहुंचते रहें, किसानों के पास ज्यादा समय लगाएं, डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज पे ध्यान दें। अपना जो चैनल है, जिसको मैं फार्मर से लेके रिटेलर से लेके डीलर तक और कंपनी तक, हम काफी उस पर ध्यान दे रहे हैं, काफी फोकस मैनर में काम कर रहे हैं, जिससे जो भी हमारी एफर्ट है जिस किसी भी स्थिति में मेरी कोशिश ये रहेगी कि जैसी भी स्थिति हो उसमें से हम थोड़ा आगे रहें। ओके, तो सर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं और हिम्मत दिलाने वाली बात कही आपने। तो इसके मद्देनज़र कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप, एक्विजिशन और कोई प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं क्या पाइपलाइन में? प्रोडक्ट लॉन्चेस तो हमेशा ही रहती हैं और हाँ। कुछ नए अप्रूवल भी आए हुए हैं हमारे। अमेरिका में कुछ प्रोडक्ट अप्रूव हुए हैं, ब्राज़ील में अप्रूव हुए हैं। उसके अलावा कुछ हमें नए रजिस्ट्रेशन भी मिले हैं, नए पेटेंट मिले हैं। और जैसे जैसे हम क्लोजर आएंगे खरीफ सीजन के, हम नए लॉन्चेस के बारे में बात करेंगे। तो ये तो कोशिश लगातार जारी रहती है। और जहाँ तक एक्विजिशन का सवाल है, देखिए, हम देखते रहते हैं अपॉर्चुनिटी। अगर कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए फायदेमंद है, उस पर जरूर ध्यान देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, फाइनेंशियल 26 के लिए रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस कैसी रहेगी?
देखिए, हम गाइडेंस नहीं देते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चला है। उम्मीद है कि यार इसी तरह से चलेगा और पिछले मुकाबले के साल के मुकाबले ज़्यादा अच्छे नंबर आने चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं निर्भर करेंगी आगे 2 महीने कैसे निकलते हैं और खरीफ की प्लानिंग के लिए किसान किस तरह से कॉटन के बारे में सोचते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी तरफ से कोशिश ये रहती है, जो हमारी एक एस्पिरेशनल गोल है, हम एस्पायर करते हैं कि हमारी कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ दे और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी डबल डिजिट में बढ़ता रहे। गाइडेंस हम कभी नहीं देते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। इतने अच्छी तरीके से आपने सारे सवालों के आंसर किए सर, बहुत शुक्रिया एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। एक बार रैलिस इंडिया का चार्ट देख लें, क्या स्क्रीन पर रखिएगा। ठीक है, नंबर्स के बाद अगर आप देखें तो 2% की तेजी है। मानस जी चार्ट भी देख डालिए। काफ़ी अच्छी तरीके से काम बहुत ही साउंड कर रहे थे इनके मैनेजमेंट, और जैसी स्थिति है वैसे ही इसको स्वीकार कर रहे हैं और आगे अग्रसर होकर काम करने का भरोसा जताया है। आप चार्ट्स पे क्या ये वही कन्विक्शन दिख रहा है आपको? देखिए, ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव लगता है, क्योंकि पिछले 4 हफ्ते में 280 से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, 220 के आसपास के आज लोज बने हैं। तो एक बाउंस बैक तो डेफिनेटली मिल सकता है। शायद ये अपने 10 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करे 240 से 250 की रेंज में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाई लेवल पे स्टॉक को सस्टेन होना मुश्किल होगा। इसलिए उछाल पे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार निकलने की कोशिश करनी है। खरीदारी करने का जो सही स्तर है वो 270 रुपए, अगर 270 के ऊपर निकलेगा तो ही खरीदारी करेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी तो वीक ही नजर आ रहा है। 277 के ऊपर, 277 बोला मानस जी आपने, कौन सा लेवल बताया? 270 270 के ऊपर निकले तब फ्रेश खरीदारी की सलाह है फिलहाल रैलिस इंडिया में। ओके, मार्केट की स्थिति तो फिलहाल थोड़ी ज़्यादा, ये निफ्टी में जिस तरीके से गिरावट आई है मानस जी, अब तो हम एकदम लोज पे खड़े हैं। 153 अंक की ज़्यादा की करीब गिरावट, 153 से ज़्यादा हो गया, इनफैक्ट 160 अंक की गिरावट। और बैंक निफ्टी एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर, 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर। ये तो सर थोड़ा स्थिति डराने वाली लग रही है। क्या नज़रिया है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका? देखिए, कल ही काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक निफ्टी ने ब्रेक किए थे और आज स्टॉक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। एक सपोर्ट, अगर बिल्कुल नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो वो 50 वीक मूविंग एवरेज आता है, जो कि 25,000 के आसपास है। अगर 25,000 के नीचे जाएगा निफ्टी तो मेरा समझना है कि 300 से 400 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। बट मेरे लिए ज्यादा वरिंग पॉइंट है बैंक निफ्टी का। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखें तो अभी तक तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिला है। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। शायद आपको 58,000 तक के भाव भी देखने को मिले, तो यहाँ पर अप्रोच बहुत कॉशियस रहेगी। और अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी तो मेरा समझना है कि निफ्टी भी शायद 300-400 पॉइंट गिर सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, शो की शुरुआत कर रहे थे तब 400 अंकों की करीब गिरावट थी और अब देखिए 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर रखेंगे स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई बैंक तो ड्रैग कर ही रहा था बैंक निफ्टी को, और कौन से स्टॉक से साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है? और जिस तरीके से गिरावट है सारे काउंटर्स, HDFC बैंक, एक्सिस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे लेकिन ऊपर इस तरह से काफ़ी पिट गया। खैर, आपके क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। संतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। संतोष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। सवाल सर आपका? मेरा ये GRSE का गार्डन रिच का एक शेयर था, 50 लिया था 2004-37 में। वो मई में लिया था, काफी बार ऊपर आया, मैं सोचा स्टेबल रहेगा करके। अभी तो पीछे नीचे ही जा रहा है, तो क्या करना है उसका इन अराउंड 6 months टाइम? क्या करना है उसका? रखना है कि एग्जिट करना है? अभी कैसा है? ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाई साइड से काफी फिसल गया और 142 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं आप। मानस जी, क्या किया जाए? और पेन तो है इस पर्टिकुलर काउंटर में। शिप बिल्डर स्टॉक्स लगा था कि चढ़ लेंगे लेकिन वो मोमेंटम नहीं दिख रहा। अब क्या रणनीति? देखिए, रणनीति तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और खरीदारी आपको 2610 2610 के ऊपर ही करनी, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। अभी के लिए मेरा सजेशन ये है कि जो पिछले हफ्ते का लो था, पिछले मंथ का लो था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर गिरावट और बढ़ेगी। इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस 2150 के नीचे जरूर से लगा कर रखें।
ठीक है, 2150 का स्टॉप लॉस लाके अभी फिलहाल आप कोई भी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें। काफ़ी वीक नज़र आ रहा है काउंटर पर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। नरेंद्र जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम, सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ, नरेंद्र कुमार गुप्ता, राजस्थान से। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं मानस जी को थैंक्स देना चाहूंगा कि इनकी सलाह से मैंने बीओबी में लगभग 10 लाख रुपए कमाए। वाह, सुन पा रहे हो आप। हाँ, और मेरे पास आईओसी है 1500 160 के भाव से और 20,000 यस बैंक है 20 के भाव से। तो मैं क्या करूँ? यस बैंक का क्या भाव बताया सर आपने? 20 रुपये है, 20,000 है। ठीक है, ओके। बीओबी में तो सर बहुत शानदार मुनाफा कमा लिया इन्होंने मानस जी। अब आईओसी में क्या करना चाहिए? काफ़ी पेन में, ये काउंटर और डेज लो पर है और इनकी खरीद है 160, तो मामूली लॉस में है। अब ये लॉस ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा या फिर मुनाफे में तब्दील होगा? देखिए, मेरा समझना ये है कि एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए नरेंद्र जी को, क्योंकि अगर हम देखें तो लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स तो बन ही रहे हैं। इस स्टॉक में एक उछाल मिला था लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, तो अभी तो बहुत छोटा सा लॉस है। आई थिंक इस लॉस को बेयर करके निकल जाना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 162.50 के ऊपर ही करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यस बैंक पर भी इनका प्रश्न है। 20 की इनकी खरीद है यस बैंक की, 20,000 क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। अब 1 रुपये प्रति शेयर या 2 रुपये प्रति शेयर का तो प्रॉफिट ले रहे हैं। क्या किया जाए मानस जी यस बैंक में? देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि ये तो सही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन मीडियम टर्म में देखें तो 21 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप 21 रुपए पे देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज आता है, 50 और 100 वीक मूविंग एवरेज भी आते हैं। तो 20 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से यस बैंक को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन कभी कोई उछाल मिले तो देखिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो कभी बाउंस बैक मिले 23-24 रुपए के रेट देखने को मिले तो वहां पर निकलना ही बेहतर रहेगा यस बैंक से। ओके, ठीक है, कोई भी उछाल मिले तो यहाँ से भी निकल जाइए और जितने भी प्रॉफिट है उसको बांध लीजिए। नरेंद्र जी यही सलाह है आपको। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर व्यास जी उदयपुर से। सुधीर जी नमस्कार, और कितनी प्यारी सिटी से आप बात कर रहे हैं? मैडम नमस्कार, आप उदयपुर आइए, अभी तो पानी भरा हुआ, बहुत सुंदर शहर है, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, तो मैं बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल मैं अपने शेयर के बारे में बात करता हूँ। मैडम मेरे पास IRB जिस तरह मैंने लिए 1000 शेयर लिए 70 रुपए के भाव से करीब साल भर पहले। फिर मेरे पास एक IRFC है 154 रुपए के भाव से, वो भी 1000 शेयर है, साल भर लगभग उसको भी हो गया। और गोल्डन इंटरनेशनल में लिया था 400 रुपए से, वो भी मेरे पास 1000 शेयर पड़े हैं। तो इन सबको लगभग साल भर हो चुका है। अब काफी नीचे चल रहे हैं, तो उसके बारे में राय मैं आपसे चाह रहा था मैम। ठीक है, अब सुधीर जी हम 2 ही क्वेश्चन एड्रेस कर पाएंगे, तो आप बता दें कौन सा क्वेश्चन लें? हाँ, एक तो आप IRB इंफ्रा कर लीजिए और एक मेरा गोल्डन इंटरनेशनल कर लीजिए मैम। दोनों 1000 शेयर मेरे पास 70 रुपए और 400 रुपए के भाव से। ठीक है, IRB इंफ्रा एड्रेस कर लेते हैं। 1000 शेयर इनके पास और 70 की खरीद है और 31 रुपए का लॉस झेल रहे हैं। क्या किया जाए मानस जी? 3% से ज़्यादा टूटा आज के सत्र में, 1 महीने में 8% से ज़्यादा की गिरावट और 6 महीने में 20% टूट चुका है। देखिए, यहाँ पर तो काफी समय से मेरे ख्याल से 75 रुपए से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, तो यहाँ पर लॉन्ग जाने का कोई रीजन नहीं था। बट फिर भी क्योंकि इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, तो मेरा अभी भी यही समझना है कि कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। पिछले अगर हम 1 से 2 हफ्ते की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो नीचे की तरफ शायद आपको 32 रुपए या 30 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो उससे पहले कोई उछाल मिल जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी आपको अब 47 रुपीज के ऊपर ही करनी है। ओके, फ्रेश खरीदारी 47 रुपीज़ जब ब्रीच कर जाए तभी खरीदे सुधीर जी। अभी तो फिलहाल उछाल में निकलने की सलाह। दूसरा क्वेश्चन का गोल्डियम इंटरनेशनल पे है और 304 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। खरीद क्या बताई थी सुधीर जी आपने गोल्डियम की? 400 रुपए के 1000 शेयर लिए मैंने। 400 रुपए, तो यहाँ पर भी लॉस काफ़ी हो गया मानस जी। अब यहाँ पर क्या सलाह होगी? आज भी 2% डाउन है और 1 महीने में तो 20% के करीब करीब करेक्शन दिखा दी है इसने। देखिए, ध्यान रखें, यहाँ पर काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन कल स्टॉक ने कंसोलिडेशन जोन के लोअर बैंड को ब्रेक किया है। 325 रुपए के नीचे फिसला है, 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। शायद आपको 225 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहिए और कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। सबकी स्थिति ऐसी हो रही है सारे ही काउंटर्स की। आई कैन टोटल एम्पैथाइज विद द व्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स, क्योंकि पोर्टफोलियो तो ब्लीड कर रहा है। तो यहाँ पर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है।
चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नासिक से, हरीश जगताप जी। हरीश जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, सवाल सर? मेरा अडानी विल्मेर मैंने अप्रैल 2022 में 117 शेयर लिए है एट द प्राइस ऑफ 776। तो लंबा समय हो गया, कब तक रुकना पड़ेगा? ये तो काफी लॉस हो गया सर आपको। 776 पे लिया था, 776 पर 206 पर कर रहा है कारोबार। 570 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि सर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था ये काउंटर? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। अप्रैल 2022 की खरीदारी है, अभी 26 आ गया, अभी तक कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था ना? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। 52 वीक लो पे खड़ा है ये एग्री बिजनेस AWL अडानी विल्मर। क्या किया जाए मानस जी, बहुत लॉस हो गया है। देखिए, अब निकलने को कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 700 रुपए से इन्होंने खरीदारी की है और अभी 200 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। देखिए, मेरा समझना ये है कि क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा कि फंडामेंटल व्यू लें, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर निगेटिव है तो मैं आपको केवल व्यू बता देता हूँ। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेक किया है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 170 के आसपास का होगा। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉस बुक करना ही सही स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, तो ये तो और पेन दिखा सकता है, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी, थोड़ा भी लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश कीजिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। और बेटर काउंटर्स है जहाँ पे बाजार आपको कमाई के मौके दे रहा है, तो वहाँ पर अपने लॉस को प्रॉफिट में तब्दील करने की कोशिश। और ऐसे स्टॉक्स हम डिस्कस करते रहते हैं। चलिए अब कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज भी एड्रेस कर लेते हैं। कुवैत जी का प्रश्न आया है CDSL पर। CDSL का चार्ट रख दीजिए। और इनके पास 20 शेयर्स हैं CDSL के 1535 के भाव पर, तो यहाँ पर भी जाहिर तौर पर लॉस झेल रहे हैं। ये 1316 पे अभी कर रहा है कारोबार। पूछ रहे हैं कि शुड आई एवरेज देम नाउ और सेल देम, प्लीज एडवाइस। तो देखिए, एवरेज तो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। ध्यान रखें, स्टॉक अपने आप 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल गया है और जिस तरह के पैटर्न से उसको देख के लग रहा है कि शायद आपको 1125 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। कभी भी कोई उछाल मिले तो CDSL से निकलने की कोशिश करनी है और खरीदारी तो तभी करें जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, जो अभी के लिए 1515 के आसपास है। ओके, तो अभी फिलहाल तो एवरेजिंग करने की सलाह नहीं है और खरीदारी का लेवल भी बता दिया गया है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही अपनानी यहाँ पर आपको चाहिए। बहुत शुक्रिया मानस जी सवालों के जवाब देने के लिए और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। शो को यहीं